दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक, कल के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में पढ़ा था, सीबीआई के बारे में। इसकी स्थापना, ठीक है, कब हुई, और इसके बारे में ये भी बताया था कि जो सीबीआई है, सीबीआई किस प्रकार की जांच करती है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीबीसी के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह आगे लोकपाल और जो भी विधेयक हैं उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक चल रहा है, यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें पार्ट बी को हम लेकर चल रहे हैं, और ख़ासकर उस यूनिट्स में ज़्यादा जोर देने की कोशिश करेंगे जिस यूनिट्स में या तो मैटर नहीं है, या मैटर है तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम हर चीज़ बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब भी आपको कोई समस्या आ रही, कुछ भी हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं साथ में, या जैसा भी हो आप लोग सुविधा समझें। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सीबीआई हम लोगों ने कल समझ लिया था, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अपने नोट्स प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने नोट्स बनाना, अपने नोट्स के हिसाब से ही आपको लिखना है, समझना है, और वही आपके एग्ज़ाम के टाइम में एक रामबाण की तरह काम करेगा। तो हमारा एक आपसे ज़रूर इस बात को जोर दे के कहना है कि प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स अपने खुद तैयार कीजिए। बहुत प्रिंट करने में, बहुत यहाँ वहाँ केवल वीडियो को सेव करने में बिल्कुल नहीं। अपने हाथ के नोट्स बनाइए और उसी को नोट डाउन कीजिए। उसी में आपको कुछ करेक्शन करना हो, कुछ अपडेट करना हो, तो वो फाइनली एग्ज़ाम के समय केवल आप अपने नोट्स को देखें, ना कि किसी प्रकार का वीडियो, ना ही किसी प्रकार के नोट्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कि नोट्स भी होते हैं 400-500-600 पेज के नोट्स हैं, पार्ट ए को भी काउंट कर ले, इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नोट्स आपके कम रहते हैं। हम बार बार इसीलिए जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये सीबीआई है, ये एसपीई केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वित्त पोषित सार्वजनिक उपक्रमों तथा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले लेगी। मतलब बहुत से जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य है आपका एनटीपीसी और आपका भेल, जितने भी बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं, तो उन वो भी सार्वजनिक संस्थान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि जितने भी कार्यालय हो गए वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए, सीबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं। सीबीआई के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार के मामलों की जांच करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है। ये तो आप अक्सर टीवी में देखते होंगे ना, कि सीबीआई ने छापा मार दिया, रेड डाल दी, या जो भी है, आप सीबीआई से अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे ही होंगे। फिर दूसरा है आपका राजकोषीय और आर्थिक कानूनों का उल्लंघन, अर्थात आयात निर्यात नियंत्रण, तटकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर, जिस तरह की भी अन्य ये जो आर्थिक कानूनों का उल्लंघन से तात्पर्य ये है कि जब कोई किसी भी प्रकार का या किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है और वह पूर्ण नियमों के आधार पर सरकार को टैक्स नहीं भरता या अधिकतर कार्यवाही को छुपा लेता है, इस तरह की जो कार्यवाही होती है वो आर्थिक कार्यवाही कहलाती हैं, और इस पे भी वह कानून के आधार पर सीबीआई कार्यवाही कर सकती है। पेशेवर अधिकार जो अपराधी हैं उनके संगठित गिरोहों, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हों, के गंभीर अपराधों की जांच करना। सीबीआई बहुत सारे आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा होगा या सुना होगा, दिल्ली में कुछ संस्थान है, वहाँ पर छापेमारी की गई। क्यों? क्योंकि वो संस्थान विदेशों से जुड़े हुए थे और उनकी फंडिंग बाहर से हो रही थी। तो ये सब भी संस्थान सीबीआई के द्वारा होता है। उसके बाद है भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों की गतिविधियों में तालमेल बिठाना। मतलब जो भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, कहीं ना कहीं जो
आर्थिक अपराध ब्यूरो हो गया, इनकम टैक्स ऑफिस में जो बहुत सारे संस्थान ऐसे जो कंट्रोल करते हैं, इन्हीं सभी में आपस में एक तालमेल बिठा के कार्य करना। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करना। यदि कोई स्पेशल स्टेट कह दे कि हमारे इस मामले की आप जांच कीजिए, तो भी वह सीबीआई कार्य करता है। अपराध के आंकड़ों पर रख रखाव और आर्थिक आपराधिक सूचनाओं को प्रसारित करना। मतलब कितने एक साल में अपराध हुए, किस प्रकार के अपराध हुए, कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व हुए, ठीक है, ये सभी पूरी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सीबीआई अपने पास रखता है। ये भी कार्य है। एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है सीबीआई के निम्नलिखित कार्य हैं। सब तो जो ऊपर के हैं वो तो आपको समझ में आते ही होंगे, लेकिन जो इसके बाद एक है अपराध के आंकड़ों का रख रखाव और आपराधिक सूचनाओं को प्रसारित करना, ये चीज़ थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये हो सकता है कि नहीं, यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथानम समिति रिपोर्ट। देखिए जो संथानम समिति रिपोर्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक सामान्य जानकारी के आधार पर भी। क्यों, चलिए समझते हैं हम लोग। ये भ्रष्टाचार निरोधक समिति की नियुक्ति भारत सरकार ने 1962 में की थी। इसके अध्यक्ष के संथानम थे। देखिए पहली बात तो के संथानम कौन थे, एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष थे, जिनकी नियुक्ति 1962 में एक उनके उस समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई थी तथा 4 अन्य सदस्यों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। मतलब इसकी संरचना क्या हो गई, 1+4, कुल कितने लोग हो गए, 5। तो 5 लोगों की एक कमेटी थी। इसे भारत सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पक्षों की तहकीकात करने तथा इस पर रोक लगाने के उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। परंतु राजनीतिक भ्रष्टाचार अर्थात मंत्रिमंडलीय स्तर के भ्रष्टाचार के विषय को इसके विचारार्थ विषयों से अलग रखा गया था। मतलब इसमें भ्रष्टाचार के लिए जांच करने का अधिकार तो दिया गया था कि आप जांच कीजिए कैसे होना चाहिए, ये उपाय बताइए, लेकिन राजनीतिक जो है भ्रष्टाचार उसको इससे अलग रखा गया था। और संथानम समिति ने क्या किया, 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बनी कब, 1962 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1964 में। हेड कौन थे, अध्यक्ष के संथानम। कितने लोग थे, 1+4, मतलब टोटल 5 लोग थे। इसमें कहा गया कि लोक सेवक को प्राप्त विशेषाधिकार उत्पीड़न, दुराचार और भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। समिति ने 137 सिफारिशें की, जिनमें से सरकार ने 106 क्या स्वीकार कर लिया। क्या क्या सिफारिशें, जो इन 106 सिफारिशों में से आपको कुछ मुख्य मुख्य सिफारिशों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। पहली सिफारिश क्या है, संविधान की धारा 311 में इस तरह से संशोधन किया जाए कि भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया सरल हो और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इस धारा को 1976 में संशोधित किया गया। दूसरा है भारत प्रतिरक्षा विधेयक 1962 में संशोधन। स्वाधीन सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। स्वाधीन सतर्कता आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वाधीन सतर्कता आयोग मतलब सीवीसी का गठन, ठीक है, सीवीसी है ना इसका गठन। तो जो सीवीसी है उस सीवीसी के बारे में हम लोग विस्तार से तो पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन आपको एक क्लियर तो हो गया कि संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सीवीसी का गठन हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में संशोधन हो।
ताकि सेवानिवृत्त लोक सेवकों को निजी क्षेत्र में जाने से रोका जा सके। आपने बहुत सारे नियम देखे होंगे कि इसका अध्यक्ष बना तो वो कहीं और नहीं जा सकता, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये आपने देखा होगा ना। ये किस आधार पर है? इसी आधार पर कि यदि उनको ये कह दिया जाएगा कि आप इस सेवा के बाद किसी अन्य सेवा में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, तो क्या होगा? सामान्य स्थितियों में अभी तो वो बहुत भ्रष्टाचार करेंगे, जब यहाँ से चले जाएंगे तो किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं लाभ तो पहुंचा सकते हैं ना। इस आधार पर उनको कहा गया कि भाई बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों पर सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल तक निजी क्षेत्र में नौकरी करने पर रोक लाई जाए। मतलब जो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो निचले स्तर के हैं, उनको कहा गया कि 2 साल तक आप कहीं भी रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। भ्रष्ट आचरण करने के अवसरों को समाप्त करने के लिए कानूनों, नियमों, कार्यविधियों और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। फिर नेक्स्ट क्या है? भारतीय दंड संहिता में अनुच्छेद 21 में संशोधन किया जाए ताकि लोक सेवक की परिभाषा को स्पष्ट किया जा सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवकों की परिभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक। और नेक्स्ट क्या है इसमें? कर्मियों और अधिकारियों में बढ़ोतरी करके विशेष पुलिस अवस्थापन, जो हमने आपको कहा ना स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, अभी जो पढ़ा था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट SPE पढ़ा होगा, को सुदृढ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त अधिकार देकर और सुदृढ़ किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, देखो जो हम लोग इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं ना, उस विस्तार से पढ़ने का एक तात्पर्य है कि कोई भी प्रश्न यदि कॉन्सेप्चुअल आ जाए, कथन कारण के आ जाएं, तो आपको केवल फैक्ट याद ना हो, आपको पूरी तरह से जानकारी हो कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम उत्तर तक पहुंच सकें। और आपको अच्छे से पता है कि एक एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। आपको हर एक प्रश्न पे पूरी जानकारी रखनी है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी या थोड़ी जानकारी होगी तो शायद उस प्रश्न को आप हल नहीं करेंगे। ये माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा अच्छा भाग भी है और बुरा भाग भी है। फिर नेक्स्ट क्या है? लोक सेवकों, मंत्रियों और विधायकों द्वारा अपनी निजी संपत्ति की घोषणा की जाए, जो कि आजकल जब चुनाव होता है तो उनको घोषणा करनी पड़ती है कि हमारी इतनी निजी संपत्ति है, हमने इतना कमाया है। ठीक है। मंत्रियों के लिए आचरण संहिता बनाई जाए, बाद में ऐसी संहिता को मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया जाए। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक दलों को उस पैसे और चंदे का हिसाब किताब रखना, उसे प्रकाशित करना जो निजी क्षेत्र में एकत्र किए जाए। राजनीतिक जो दल होते हैं उनको पता है ये चुनाव लड़ने, ये सब करने के लिए राजनीतिक चंदे मिलते हैं। और आप भी जानते हो कि जब राजनीतिक चंदा कोई भी किसी को देता है तो किसी न किसी स्वार्थ के आधार पर ही देता है। यदि किसी को मिल रहा है तो ये स्वाभाविक है, यदि ये विधायक बन गए, यदि ये सांसद बन गए, यदि ये PM बन गए, CM बन गए, तो हमारे फेवर में काम करेंगे। हाँ, इसलिए हम इनको एक अमाउंट देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त की तर्ज पर ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की जाए। ये देखो, इन्होंने ही बताया ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की जाए न्यूजीलैंड के तर्ज पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मंत्रालयों, विभागों में सतर्कता संगठनों को मजबूत किया जाए। अनुशासनात्मक नियमों के संबंध में समितियां सिफारिश की कि यदि कोई व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह हो तो उसकी पूरी आंशिक पेंशन वापस लिया जाए। 25 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो पहले हो उसे अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति करा दिया जाए। यदि कोई ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या है, उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति में लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया CBI और CBI के कार्य। ठीक है, उसके बाद संथानम समिति आ गई। संथानम समिति ने क्या सिफारिश की, कब गठन हुआ, क्या संरचना थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
ये सीबीसी, आपको ध्यान है अभी जो संथानम रिपोर्ट थी, उस संथानम रिपोर्ट में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सीबीसी की स्थापना की जाए। देखिए क्या है ना, हम लोग के जो सिलेबस में है नागरिक और प्रशासन दिया है, सूचना का अधिकार दिया है, लोकपाल दिया है, ये सब चीज़ें दी हैं। तो ये सब का आधार यही सब चीज़ें हैं। जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई संस्थान है, जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायक है, उनके लिए बनाई गई हैं, उन संस्थान के बारे में जानकारी हमें करनी आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर भी प्रश्न किया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये साफ साफ लिखा है 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका गठन केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। मूलतः यह न कोई संवैधानिक संगठन था, ना ही वैधानिक संगठन, केवल एक प्रपोजल पास कर दिया गया सरकार के द्वारा और इसकी स्थापना कर दी गई। हाल ही में 2003 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके सीबीसी को वैधानिक दर्जा दे दिया। तो 2003 में वैधानिक दर्जा मिला, 1964 में इसकी संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर। ये 3 फैक्ट आपको मिल गए हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अध्यादेश एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन करने को कहा गया, जिसका प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो और इसके सहायकों के तौर पर अधिक से अधिक 3 सतर्कता आयुक्त हो। मतलब इसकी संरचना कितनी हुई, 1+3, टोटल कितने हो गए, 4 लोग हो गए। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, पीएम। सदस्य कौन होंगे, गृह मंत्री, लोकसभा के विरोधी दल के नेता होंगे। अब इसकी समिति जो बनेगी, उस समिति की सिफारिश कौन करेगा, एक अन्य समिति करेगी। वो समिति में हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और क्या होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का है। इसका कार्यकाल क्या है, 4 वर्ष का है, जबकि सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष का है, परंतु उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु पूरी करने पर जो भी पहले हो अनिवार्यता सेवानिवृत्त कर दिया जाए। देखिए जो इसका प्रेसिडेंट होगा उसकी क्या है, उसकी 4 साल और 65 वर्ष, और उसके जो मेंबर होंगे उसकी क्या है, 3 साल और 65 साल। इनके आधार पर ही सेवानिवृत्ति होगी। अगस्त 1998 में पीसी एक सदस्य आयोग था। एक सदस्यीय आयोग था, मतलब केवल एक थे उसमें, जिसका प्रधान 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में नियुक्त किया जाता था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के ढंग से हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात यह केंद्रीय और राज्य सरकार में किसी पद पर काम करने के पात्र नहीं होगा। वही काम है कि यदि पात्र होगा तो भ्रष्टाचार करेंगे, इससे अच्छा है कि इनको लिए क्या कर दें, अलग कर दें, ठीक है।